मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर है आपका एम कॉमर्स के बारे में। एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज एम कॉमर्स. It refers to the buying and selling of goods and services through the use of internet-enabled device such as your mobile phone, smartphone, tablet, etc. ऐसे कोई भी डिवाइस का यूज़ करके आप लोग ई कॉमर्स की एक्टिविटी करते हो, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स की एक्टिविटी करते हो, तो ये चीज़ मोबाइल कॉमर्स के नाम से जानी जाती है। मोबाइल कॉमर्स का यूज़ करके आप लोग ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कॉमर्स आर। मोबाइल कॉमर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो परचेसिंग एयरलाइन टिकट, परचेसिंग मूवी टिकट, बुकिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स, होटल बुकिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, दिस ऑल आर नोन एज एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स. Bank and other financial institutions are increasingly using m-commerce to retain their business. अब सब लोग एम कॉमर्स का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। एंड दिस सर्विसेज इज नोन एज मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग। जो बैंक मोबाइल का यूज़ करके ये सारी चीज़ें करती है, इसीलिए ये जो सर्विसेज है उसे मोबाइल बैंकिंग या तो एम बैंकिंग बोला जाता है। इट इज़ नोन एज मोबाइल बैंकिंग एंड एम बैंकिंग। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, द स्टॉक मार्केट सर्विसेज ऑफर्ड वाया मोबाइल डिवाइसेस। द स्टॉक मार्केट की आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मोबाइल के ऊपर देखते हो, द स्टॉक मार्केट सर्विसेज ऑफर्ड वाया मोबाइल डिवाइस इज नोन एज मोबाइल ब्रोकरेज। ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में देते हैं और इसे पूछते हैं कि इसे क्या कहते हैं। तो मोबाइल पे अगर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हो, दैन इट इज़ नोन एज मोबाइल ब्रोकरेज, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो आप लोगों को एक बार बुक में से पढ़ने हैं। वो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आता है तो उसके बेनिफिट देखने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन से उसके बेनिफिट्स है और कौन से उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन है, इट प्रोवाइड्स कन्वेनियंस टू द यूज़र को इसके साथ कन्वेनियंस रहना पड़ता है। इट रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी मिनिमाइज होती है। रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर, फिर वहाँ पे टाइम भी रिड्यूस होता है। एंड कंडक्ट बिजनेस 24/7 आवर्स, कभी भी आप लोग आपका बिजनेस कर सकते हो। पेमेंट्स कैन बी डन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके आप लोग डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर 3G एंड 4G सर्विसेज। अब आपको ये सारी सर्विसेज 3G एंड 4G की मिलती है, जिसकी वजह से भी आपकी सर्विसेज फास्टर होती है, ठीक है। एंड टाइमली इंफॉर्मेशन कैन रीच टू द यूज़र, और टाइम बाय टाइम यूज़र के पास इंफॉर्मेशन रीच होती है। तो ये सारे कुछ एम कॉमर्स के एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेज तो आपको एक बार मतलब एग्ज़ाम में आएंगे तो भी आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके उसके कुछ लिमिटेशंस दिखाई गई है। एम कॉमर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है और एग्ज़ाम के अंदर ये पूछी भी जाती है। फर्स्ट लिमिटेशन, द हैंड हेल्ड डिवाइस इज़ कॉमनली यूज टूडे ऑफर अ लिमिटेड स्क्रीन साइज़। मोबाइल की स्क्रीन की साइज़ क्या होती है? लिमिटेड होती है एज़ कंपेयर टू योर कंप्यूटर। लिमिटेड स्क्रीन साइज़, तो इसका ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है, फर्स्ट लिमिटेशंस है। यूज़र इंटरफेस इज़ लेस कन्वीनियंट एज़ कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के साथ कंपैरिजन करें तो उसके साथ उसका यूज़र इंटरफेशन मतलब यूज़र को वर्क करने का जो स्पेस मिलता है वो यूज़र इंटरफेस यहाँ पे कम मिलता है, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस है। मोबाइल डिवाइसेस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर एंड मेमोरी। मोबाइल डिवाइस के अंदर क्या होता है?
लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर होता है और लिमिटेड मेमोरी होती है एंड लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी ऑल्सो। नेक्स्ट फोर्थ वन, आपका जो मोबाइल कंप्यूटिंग है इट ऑपरेट्स ओवर वायरलेस नेटवर्क। वो किस पे ऑपरेट होता है? वायरलेस नेटवर्क पे, क्योंकि मोबाइल का यूज़ करके हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो हम लोग कोई वायर का यूज़ नहीं करते हैं। सो इट ऑपरेट्स ऑन वायरलेस नेटवर्क विच आर लेस सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू वायर नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो इंटरनेट नेटवर्क में जो इंटरनेट आप लोगों का है वो वायर्ड नेटवर्क है, तो यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो लेस सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू योर वायर्ड नेटवर्क। एंड नेक्स्ट, इट ऑफर्स अ लिमिटेड बैंडविथ। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र बैंडविथ के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो एम कॉमर्स के अंदर आपको लिमिटेड बैंडविथ मिलती है। एंड लास्ट वन, हाई कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरफेस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने के लिए हाई कॉस्ट यहाँ पे लगती है। तो ये सारी क्या है? एम कॉमर्स की लिमिटेशंस हैं। तो ये लिमिटेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्ज़ाम में ये लिमिटेशन पूछी जा सकती है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। जैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस देखी थी, वैसे यहाँ पे है एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। यहाँ पे इस एप्लीकेशन की कोई वेबसाइट और ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ आपको एप्लीकेशन के नेम्स याद रखने हैं और उसके अंदर क्या होता है वही याद रखना है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर एम कॉमर्स इज़ मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर मोबाइल का यूज़ करके आप लोग मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करते हो तो वो मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज कहलाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देखते हो तो मोबाइल का यूज़ कंपनीज़ के अंदर या तो फिर कुछ मार्केटिंग के अंदर या तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होने लगा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसकी मोबाइल टिकटिंग। अगर मोबाइल का यूज़ करके आप लोग किसी भी टाइप की टिकट का बुकिंग करते हो, रेलवे, मूवी, ठीक है, एयरलाइन, ऐसे कुछ टिकटिंग, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मोबाइल टिकटिंग के अंदर वो एप्लीकेशन मोबाइल टिकटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल टिकटिंग के लिए यहाँ पे आपको एक IRCTC मीन्स रेलवे की टिकट, रेल की टिकट बुक करने के लिए आपको एक होम पेज दिखाया गया है, जहाँ पे आपको IRCTC का होम पेज दिखाया गया है। IRCTC फुल फॉर्म ऑफ IRCTC इंडियन रेलवे, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे टिकटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम के अंदर आता है। IRCTC यहाँ पे उसका होम पेज दिखाया गया है, लेकिन उसे आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको देखना हो तो आप लोग देख सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन है मोबाइल ऑक्शन। जैसे हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर के अंदर देखा था ऑनलाइन ऑक्शंस, तो वहाँ पे इंटरनेट पे होता था, उसे ऑनलाइन ऑक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ किसके अंदर होती है? मोबाइल का यूज़ करके आप लोग ये ऑक्शन की प्रोसेस करते हो। ऑक्शन मीन्स वहाँ पे आप लोग प्राइस के लिए बीट करते हो, जो भी उसकी हाईएस्ट प्राइस देता है उसको वो चीज़ बेची जाती है। तो यहाँ पे मोबाइल का यूज़ करके आप लोग अगर ऑक्शन की प्रोसेस करते हो दैन इट इज़ नोन एज मोबाइल ऑक्शन। नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन है मोबाइल एंटरटेनमेंट। अगर आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मोबाइल का यूज़ करते हो, जैसे कि गेम्स खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो ये क्या होता है? मोबाइल एंटरटेनमेंट है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल परचेज। परचेज मीन्स अगर आप लोग कोई भी साइट पे से, ठीक है, कोई भी साइट पे से मोबाइल का यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेसिंग करती हो तो वो चीज़ मोबाइल परचेस कहलाती है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लोग यहाँ पे परचेस कर सकते हो, तो ये क्या कहलाता है?
मोबाइल परचेसिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे पीछे आपको दिखाया गया है कि आप लोग कुछ भी कैमरा या तो फिर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करनी है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन है आपकी मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टुडे मैनी पॉपुलर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ एम कॉमर्स। अभी हर एक बैंक के अंदर ये एम कॉमर्स यूज़ होने लगा है। दे अलाउ देयर कस्टमर्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड they also allow to perform different transactions like your stock market, मोबाइल इक्विपमेंट्स। ठीक है, मेरे वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हो मोबाइल का यूज़ करके। जैसे आपके अकाउंट के अंदर का बैलेंस जान सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। यहाँ पे आपको एक यूनियन बैंक के अंदर उसका लॉगिन पेज दिखाया गया है। नेक्स्ट 7 एप्लीकेशन है उसकी मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आपको सर्विसेज दी जाती है आपके मोबाइल के ऊपर। तो ये सर्विसेज कौन सी हो सकती है, ये सर्विसेज इंक्लूड न्यूज़ सर्विसेज, स्टॉक मार्केट सर्विसेज, स्पोर्ट्स सर्विसेज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सम अनदर ट्रैफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको आती है तो वो मोबाइल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर कहलाया जाता है। इस मोबाइल सर्विसेज के अंदर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसके ही रिलेटेड है लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज। लोकेशन एंड सर्च सर्विस। यहाँ पे आप लोग द लोकेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन यूज़र इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूज्ड ड्यूरिंग द मोबाइल कॉमर्स ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन का लोकेशन भी आप लोग, यूज़र का मोबाइल फ़ोन का लोकेशन भी आप लोग जान सकते हो। ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज शुड be able to provide the list of stores in the city or nearby areas of the mobile user's current location। यहाँ पे यूज़र का करंट लोकेशन भी देखने को मिलता है और ये यूज़र का जो करंट लोकेशन आप लोग जान सकते हो उसे आप लोग बोल सकते हो एल कॉमर्स। इट इज़ वन टाइप ऑफ एल कॉमर्स। एल स्टैंड्स फॉर योर लोकेशन। यहाँ पे आप लोगों का कोई भी डिवाइस का यूज़ करके आप लोग आपके मोबाइल को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है, खो गया है, तो उसे आप लोग ट्रैक भी कर सकते हो। एंड द टेक्नोलॉजी यूजेस दिस एल कॉमर्स टेक्नोलॉजी यूजेस द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मोबाइल डिवाइस टू डिटरमाइन एंड बेस्ड ऑन दैट एरिया। ठीक है, ये आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन आपके ये एल कॉमर्स टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। एंड दिस टेक्नोलॉजी यूजेस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एल कॉमर्स जो आपका लोकेशन फाइंड आउट करती है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के नेम से जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, और इट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड है। ये जीपीएस रिसीवर, जीपीएस सिग्नल यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू जो सिग्नल आते हैं उसके साथ मैच करते हैं, जिसकी रेंज विद इन 500 मीटर रहती है। एंड दिस रेंज के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल की जो लोकेशन फाइंड आउट करती है वहाँ पे वो सैटेलाइट का यूज़ करती है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रायंगुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जीपीएस का यूज़ करके आप लोग किसी भी चीज़ का लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके रिलेटेड एक पिक्चर्स दिया गया है। लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यहाँ पे सर्च नियरेस्ट रेस्टोरेंट, ऐसा यहाँ पे आप लोगों को फिल्टरिंग द सर्च रिजल्ट एंड सर्च रिजल्ट, ऐसे कुछ यहाँ पे लोकेशन कॉमर्स के कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग दूसरे पेज के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैप का लोकेशन आप लोग देखना मतलब किसी भी चीज़ का लोकेशन आप लोग देखना चाहते हो तो वो लोकेशन ऐसे आपको मैप के फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप लोगों को कोई डेस्टिनेशन नहीं पता हो, वहाँ पे आपको पहुँचना हो तो आप लोग यहाँ पे वो डेस्टिनेशन यहाँ पे डाल सकते हो, बाद में
उसका मैप आपको आपके फ़ोन के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शायद से आप लोगों ने यूज़ की ही होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मोबाइल एल कॉमर्स के अंदर आती है लोकेशन कॉमर्स। पीछे कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये लोकेशन कॉमर्स के ऊपर। ये एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे एक बार, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो कौन से हैं, तो ये देख लो। सम एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस आर, फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टरी सर्विसेज। फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टरी सर्विसेज है, जहाँ पे यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है नियरेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में, पार्किंग के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ट्रैकिंग सर्विसेज, जहाँ पे ट्रैकिंग ऑफ एसेट्स, लोकेटिंग योर फ्रेंड्स एंड ट्रैकिंग योर स्टोलन कार्स एक्सेट्रा। कुछ भी ट्रैकिंग सर्विसेज किसी भी चीज़ का ट्रैकिंग करते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज मीन्स अगर आपको इमरजेंसी के अंदर कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा, तो वहाँ पे ये चीज़ें इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आती है। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के अंदर आप लोगों को कुछ कस्टमर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ एड्स आपको करनी है, कुछ प्रमोटिंग करना है, कुछ एडवर्टाइजिंग करनी है, तो ये एडवर्टाइजिंग प्रमोशन आएगा। मैपिंग के अंदर क्रिएटिंग मैप ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन का मैप क्रिएट करने के लिए ये मैपिंग एप्लीकेशन है। और नेविगेटर मीन्स प्लॉटिंग रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर किसी एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे जाना है तो वहाँ पे आपको वो रूट मिलता है, उसे आप लोग नेविगेशन बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हम लोगों ने जो पढ़ी वो आपकी क्या थी, वो सारी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कॉमर्स थी। मोबाइल कॉमर्स की सारी आपकी एप्लीकेशन थी ना। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है सिक्योरिटी इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़ इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। अब आपका चैप्टर हम लोगों ने अब तक जो बात की वो हम लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, और चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने देखा एम कॉमर्स के बारे में। अब आपका जो टॉपिक जाएगा वो टॉपिक आपका दोनों टॉपिक के ऊपर कंबाइन रहेगा, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे समझाया गया है। क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपका एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, और दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर। और वहाँ पे ये इंटरनेट पे अगर आप एम कॉमर्स का यूज़ करते हो या तो ई कॉमर्स का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नेटवर्क पे से पास होती है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग डिफरेंट टाइप की वेबसाइट का यूज़ करते हो। वहाँ पे आप लोग कस्टमर को किसी भी टाइप का पेमेंट करते हो, तो पेमेंट के टाइम आप लोग वहाँ पे आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देते हो, बैंक के ट्रांजेक्शन्स की वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे कभी भी उसका मिसयूज़ ना करे, तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे ये इसीलिए सिक्योरिटी इश्यूज़ का दिखाया गया है। सो द ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स सिक्योरिटी मस्ट मीट विथ 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये किससे आप लोगों की ये जो सिक्योरिटी है वहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके आपको ये सिक्योरिटी इश्यूज़ के आपको 4 एस्पेक्ट को आपको नेम भी याद रखने हैं, प्लस उसकी डेफिनेशन जो बुक के अंदर दी गई है वो डेफिनेशन भी याद रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या आता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इट रिफर्स टू द सिक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये क्या है, सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की सिक्रेसी है, सो दैट अनऑथोराइज यूज़र कैन नॉट रीड इट। मतलब कोई अनऑथोराइज पर्सन है वो उस इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके। एंड इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी।
और ये किससे अचीव होता है? क्रिप्टोग्राफी, जो हम अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है और इसकी जो ये फर्स्ट लाइन की डेफिनेशन दी गई है वो याद रखनी है। Confidentiality, it refers to the secrecy of information so that unauthorized user cannot read it. सेकेंड सिक्योरिटी मेजर्स है। सेकेंड सिक्योरिटी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंटीग्रिटी। विच वन? इंटीग्रिटी। इट एंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मैलिशियसली ऑल्टर्ड और टेम्पर्ड इन ट्रांजिट। मतलब क्या? तो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांजिट होने में, मतलब ट्रांसफ़र होने में कहीं पे भी चेंज नहीं होनी चाहिए। वो जानबूझ के भी चेंज की जा सकती है या तो फिर बिना जाने भी चेंज की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंटीग्रिटी कहलाता है। ऑथोराइजेशन, इट एंश्योर दैट only authenticate user are allowed to use the system and the login and password is one way to achieve authentication. Authorization मतलब क्या? तो authenticate user ही सिस्टम को यूज़ कर सके, ऐसा होना चाहिए। एंड द लास्ट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन, इट एंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट ही और सी हैज़ सेंड द मैसेज। मतलब जिसने मैसेज सेंड किया है वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये मैसेज सेंड नहीं किया था, नहीं तो वरना ऐसा हो जाएगा कि आपने 100 आइटम का ऑर्डर दिया, बाद में परचेज करते टाइम वो बोलेगा आपको कि मैंने तो भाई ऑर्डर ही नहीं किया, तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नॉन रेपुडिएशन कहलाती है। और इट इज़ यूजुअली अकम्प्लिश्ड वाया डिजिटल सिग्नेचर। ये किससे अचीव की जाती है? डिजिटल सिग्नेचर और अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। मतलब ऑर्डर के टाइम पे आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के अंदर आपके डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ता है या तो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है। ये कब कहाँ पे यूज़ होती है वो हम लोग नेक्स्ट ये डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपके क्या होते हैं, इससे आप लोग ऐसा नहीं बता सकते कि मैंने भाई ऑर्डर नहीं किया था। ओके, तो नॉन रेपुडिएशन के अंदर क्या आता है? इट एंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज cannot deny that he or she has sent the message। तो आपको ये 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपको याद रखने हैं उसकी डेफिनेशन के साथ। एग्ज़ाम में ये एस्पेक्ट के सिर्फ ऑप्शंस में ये सिर्फ नेम भी पूछे जा सकते हैं या तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट वन था हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड वन हम लोगों ने देखा इंटीग्रिटी, थर्ड वन हमारा है ऑथोराइजेशन, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, और फोर्थ वन है आपका नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेगा आपका इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। Internet security threats, the most common threats that are faced on internet। इंटरनेट में आपकी सिक्योरिटी के रिलेटेड कौन से थ्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसको भी आपको थ्रेट्स के जो नेम्स है वो भी आपको याद रखने हैं और उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स है मैलिशियस कोड। फर्स्ट थ्रेड है मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड क्या होता है? तो मैलिशियस कोड इज़ वन दैट causes डैमेज टू अ कंप्यूटर और सिस्टम। ये एक ऐसा कोड है जो वायरस की तरह पे होता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, और ये मैलिशियस कोड कैन आइदर एक्टिवेट इटसेल्फ और बी लाइक अ वायरस। वो वायरस के जैसा होता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने का काम करता है। तो ये मैलिशियस कोड की डेफिनेशन भी आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है, ये टेक्स्ट बुक में से देख के, और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स फर्स्ट वन है वो भी आपको याद रखना है।
सेकंड सिक्योरिटी थ्रेड से स्निफिंग। सेकंड का नेम क्या दिया गया है? स्निफिंग। अब ये स्निफिंग के अंदर क्या होता है? तो स्निफिंग के अंदर आपका एक स्निफर नाम का प्रोग्राम यूज़ होता है। क्या होता है? स्निफर प्रोग्राम। एंड अ स्निफर इज़ अ प्रोग्राम दैट यूजेस इंटरनेट to record information that passes through a computer or router in transit from sender to receiver। ये क्या करता है स्निफर प्रोग्राम? जब आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसिट होती है सेंडर से रिसीवर में, तब वो पास होने वाली सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। एंड स्निफर प्रोग्राम लाइक टैपिंग द टेलीफोन, जैसे आप लोगों का टेलीफोन टैप होता है वैसे ही ये स्निफर प्रोग्राम है। ठीक है। ये आपके सारे ईमेल मैसेजेस को भी रिकॉर्ड रखता है, यूज़र के लॉगिन एंड पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसे सारी चीज़ें का ये रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। तो ये स्निफर इट इज़ वन टाइप ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे आप लोग कभी कभी डॉस अटैक भी बोलते हो। इसे क्या बोला जाता है? डॉस अटैक भी बोला जाता है। अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज़ एन अटैक यूज्ड टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क। इससे आपका क्या होता है? मशीन और नेटवर्क आपका पूरा शट डाउन हो जाता है। ठीक है। तो सोचो कि अगर आप लोग कुछ बड़ा पेमेंट किसी पर्सन को कर रहे हो और उसी टाइम पे आपका मशीन शट डाउन हो जाता है और पेमेंट आपके अकाउंट में से चला जाता है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचता, तब आपकी हालत क्या होती है? ठीक है। अगर आप लोगों का बड़ा पेमेंट है तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक टाइप का इंटरनेट पे सिक्योरिटी का थ्रेड है। अगर ऐसा हो गया तो आपका पेमेंट चला जा सकता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी थ्रेड्स है साइबर वेंडालिज्म। साइबर वेंडालिज्म। साइबर वेंडालिज्म किसे बोलते हैं? साइबर वेंडालिज्म इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज। कोई एक वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई रहती है, उस पर आप लोग उसके ऊपर डिफेसिंग, उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस कर देते हो, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? साइबर वेंडालिज्म बोला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेब पेज। एंड द लास्ट वन इज योर स्पूफिंग। लास्ट वन इज योर स्पूफिंग। स्पूफिंग का दूसरा भी नेम है स्पूफिंग और इसे बोलते हैं मास्क्यूरेडिंग। इसे क्या दूसरे नेम से जाना जाता है? मास्क्यूरेडिंग। स्पूफिंग और मास्क्यूरेडिंग इज pretending to be someone you are not, or representing a website as authenticate when it is actually a fake। मतलब क्या होता है कि आप लोग ऐसा बताना चाहते हो जो आप लोग है ही नहीं। ठीक है। प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट, और किसी और की वेबसाइट को आप लोग आपकी वेबसाइट है ऐसा बताते हो, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? स्पूफिंग बोला जाता है। तो ये 5 आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स है। इसकी सारी डेफिनेशन के साथ इसके अंदर क्या होता है वो याद रखना है एक बार फिर से। मैलिशियस कोड मीन्स दैट कैन डैमेज टू योर कंप्यूटर और सिस्टम। स्निफिंग मीन्स वहाँ पे स्निफर नाम का एक प्रोग्राम होता है दैट रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डैश अटैक विच इज डैश अटैक, इट इज़ एन अटैक यूज टू शट डाउन योर कंप्यूटर or machine or network. Cyber vandalism means electronic defacing of an existing web page. And cyber vandalism means electronic defacing of an existing web page. And spoofing or masquerading means pretending to be someone that you are not। ठीक है। और representing a website as authenticate when it is actually a fake। ये सारी चीज़ें इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्योरिटी मेजर। अब ये थ्रेड्स के रिगार्डिंग आपको कुछ इंटरनेट पे सिक्योरिटी मेजर्स मिलते हैं। इस सिक्योरिटी मेजर्स के चलते आपको ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ के अंदर कम यूज़ होती देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें से सबसे पहला फर्स्ट सिक्योरिटी मेजर है, मतलब ये सारे आप मेजर है उसे आप लोग आपके कंप्यूटर के अंदर ये थ्रेड्स को प्रिवेंट करने के लिए रोक सकते हो। ठीक है।
तो सबसे पहला फर्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है ये शायद से आपको पता होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम that detects, prevents and take action to remove the malicious code like your virus. Antivirus software is a computer program that detects, prevents and take action to remove the malicious code like virus, worm, trojan horse from the infected system. जो सिस्टम इन्फेक्टेड हुआ है उससे आपके वायरस को निकालने का काम कौन करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। तो अगर आप लोग ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो, तो आपको कंपलसरी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपको रेगुलरली अपडेट भी करना पड़ेगा। सेकेंड सिक्योरिटी मेजर्स है आपका फायरवॉल। सेकेंड सिक्योरिटी मेजर्स आपका फायरवॉल है। ये फायरवॉल क्या होता है इसकी रिगार्डिंग आप लोगों को एक फिगर दिखाई गई है, ये आप लोग देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, जहाँ पे ये लैन कहीं पे भी हो सकता है। मतलब ये कि एक कंपनी के अंदर हो सकता है या तो एक स्कूल के अंदर हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। और ये जो आपका है वो वाइड एरिया नेटवर्क है जहाँ पे आप लोगों के कितने भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे ये वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वहाँ पे आपका पूरा इंटरनेट, और ये दोनों के बीच में फायरवॉल वर्क करता है। ये दोनों के बीच में क्या वर्क करता है? फायरवॉल। सो द फायरवॉल इज़, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर। ये दोनों के बीच में नेटवर्क का प्रोटेक्शन करने के लिए जो बैरियर है बिटवीन द कंपनीज नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, ये कंपनी का नेटवर्क है और ये आउटसाइड का वर्ल्ड है, इज़ अ फायरवॉल। वो क्या है? फायरवॉल है, ठीक है। वो इन दोनों के बीच में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये फायरवॉल किसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन देता है वो यहाँ पे दिया गया है। ईमेल सर्विसेज के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अनडिज़ायरेबल मटेरियल लाइक फ़ोटोज़ वीडियोज़ एंटरिंग इनटू योर नेटवर्क, अगर आपके नेटवर्क पे कुछ अनडिज़ायरेबल मटेरियल आ रहा है तो उसको सामने भी वो प्रोटेक्शन देते हैं। अनऑथोराइज्ड पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क, कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पे भी वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अनऑथोराइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन ड्राइविंग द कंपनीज नेटवर्क, कंपनी के नेटवर्क में से कुछ ऑथोराइज इंफॉर्मेशन या तो अनऑथोराइज डेटा आपकी कंपनी के नेटवर्क के बाहर जा रहा है तो भी आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। ब्लॉक्स द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, जो ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक जाम होती है उस ट्रैफिक को भी वो रिड्यूस करने का काम करता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, और किसी भी टाइप के नेटवर्क का अटैक होता है, जैसे हम लोगों ने आगे देखा कि इस डॉस अटैक आपके कंप्यूटर को और मशीन को शट डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का अटैक हुआ, तो इस अटैक के सामने आपको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? फायर वॉल करेगा, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से ही आपको ये सारे सिक्योरिटी थ्रेड्स जो हम लोगों ने देखे आगे वो देखने को नहीं मिलते, ठीक है। अगर वो देखने को मिलते तो आप लोग शायद से ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी मेजर्स है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बताया कि डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ होता है, ठीक है। और वो पर्सन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। तो डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल आईडी आर यूज्ड फॉर प्रूविंग अवर आइडेंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए ये डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल आईडी यूज़ होते हैं। जैसे आप लोग आपकी रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आप लोग आपका आधार कार्ड यूज़ करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करते हो, या तो फिर आपका पासपोर्ट होता है वो यूज़ करते हो। वैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोग ये डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ करोगे। और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इज़ इश्यूड बाय अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी।
जिसका शॉर्ट फॉर्म है TTT। ये डिजिटल सर्टिफिकेट आपको कौन देता है? ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। एंड द थर्ड पार्टी हु इश्यूज द सर्टिफिकेट, और जो ये थर्ड पार्टी आपको सर्टिफिकेट इश्यू करती है इज़ नोन एज CA मीन्स सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इसको क्या बोला जाता है? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर याद रखनी है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। और ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी मेजर्स है, जो अभी हम लोगों ने देखा आगे के टॉपिक में कि हम लोग क्रिप्टोग्राफी बाद में देखेंगे, वो है आपका क्रिप्टोग्राफी। जहाँ पे हम लोगों ने वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की ना, वहाँ पे हम लोगों ने देखा इट रिफर्स टू द सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ पे इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, ऐसा देखा। तो यहाँ पे फोर्थ सिक्योरिटी मेजर्स है आपका क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है वो देख लेते हैं, बाद में इसको हम लोग समराइज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे बुक के अंदर जो दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अनरीडेबल फॉर्म में पास होती है। एनक्रिप्शन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट नोन एज प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल और सीक्रेट टेक्स्ट नोन एज साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये चीज़ ये पैराग्राफ आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में से बाद में पढ़ लेना। पहले ये क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समझ लो, बाद में ये चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में से क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपकी 2 फाइल बनती है, इसके अंदर आपकी 2 फाइल रहती है। पहली जो फाइल है उसे प्लेन टेक्स्ट फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेन टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर आपका मैसेज रहता है, ओरिजिनल मैसेज रहता है। और दूसरी फाइल आपकी रहती है साइफर टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल रहती है? साइफर टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर आपका मैसेज अनरीडेबल फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? अनरीडेबल फॉर्म के अंदर। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आपके नेटवर्क पे से पास होती है तब ये अनरीडेबल फॉर्म में पास होती है, मतलब दूसरे पर्सन के पास वो पहुंचती है तब वो अनरीडेबल फॉर्म के अंदर होती है, मतलब दूसरा पर्सन उसे रीड नहीं कर पाता है। अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा भी ले तो भी उसको अनरीडेबल में मिलेगी, तो उसे वो इतना जल्दी उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे एनक्रिप्शन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एनक्रिप्शन। और उसका दूसरा नाम है एनकोडिंग। इसे एनकोडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरे पर्सन के पास ये साइफर टेक्स्ट पहुंच गई अनरीडेबल वाली, तो वो अनरीडेबल को वापस से प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, तभी वो ओरिजिनल मैसेज क्या है वो समझ पाएगा। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज, जैसे एनक्रिप्शन है वैसे यहाँ पे ये डिक्रिप्शन है, इज नोन एज डिक्रिप्शन और डिकोडिंग। जैसे वो एनकोडिंग है वैसे ये क्या है? डिकोडिंग। और ये जो चीज़ है डिक्रिप्शन, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की होता है। ये किससे होता है? सीक्रेट की से। तो यूज़र फाइल ट्रांसफ़र करेगा ये और उसके साथ उसको सीक्रेट की भेजेगा। वो सीक्रेट भी फाइल के साथ नहीं भेजेगा, लेकिन कैसे भी भेज देगा। बाद में जब ये यूज़र को अनरीडेबल टेक्स्ट मिलेगी, उस सीक्रेट की का यूज़ करके ये इस प्रोसेस को करेगा। ठीक है, तो अब यही चीज़ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी गई है, वो आप लोग एक बार देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है वो समझ में आया। इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर 2 फाइल यूज़ होती है, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट में से साइफर टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे एनक्रिप्शन या तो एनकोडिंग बोला जाता है, और साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे डिकोडिंग या तो डिक्रिप्शन बोला जाता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सीक्रेट की हेल्प से
होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी सिक्योरिटी मेजर्स क्रिप्टोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट सिक्योरिटी मेजर आपको दिखाया गया है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर जिसका जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSL। ये सिक्योर सॉकेट लेयर है SSL। यहाँ पे अब ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्यों यूज़ होता है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर इट इज़ वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन ऑन इंटरनेट। ये SSL क्या है? ये SSL एक प्रोटोकॉल है। जैसे तुम्हारा HTTP FTP प्रोटोकॉल है, वैसे SSL एक प्रोटोकॉल है। एंड SSL प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेब ट्रांजेक्शन को ये SSL प्रोटोकॉल सिक्योर करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। ये किसने डेवलप किया है? नेटस्केप के अंदर। नेटस्केप ने ये डेवलप किया है। अब ये अगर आपकी साइट सिक्योर है कि नहीं है वो आपको देखने कैसे पता चलती है? टू आइडेंटिफाई वेदर अ साइट इज़ सिक्योर अ सिक्योरिटी लोगो इज़ प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। वो उसकी स्क्रीन पे क्या होता है? सिक्योरिटी लोगो प्रेजेंट होता है। If a site is secure by VeriSign, then the security logo of VeriSign is displayed on the login screen. वो क्या होता है? अगर आपकी साइट सिक्योर होती है तो VeriSign का लोगो आपके साइन की लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आता है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से आपको ऑनर की इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। और दूसरी चीज़ द अदर इंडिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इज़ दैट, दूसरा इंडिकेशन है कि ये साइट सिक्योर है इसका जो एड्रेस है, वो साइट का जो एड्रेस है, वो साइट का एड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम HTTPS रादर देन HTTP। HTTP की जगह पे उसकी साइट का एड्रेस क्या आएगा? HTTPS आएगा। एंड दिस S स्टैंड्स फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट का स्टार्टिंग यहाँ पे दिखाया है। इसका एड्रेस देखो, ये एड्रेस HTTPS से स्टार्ट होता है। S मीन्स योर सिक्योर ट्रांजेक्शन, HTTPS मीन्स योर सिक्योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये आपके HTTPS ये किसका एग्जाम्पल है? सिक्योर सॉकेट लेयर का। ठीक है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है? इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन और इंटरनेट। और ये आपको कैसे पता चलता है? तो वेरीसाइन के लोगो से। वेरीसाइन लोगो ऑफ अ वेरीसाइन और दूसरा लोगो ऑफ वेरीसाइन और तीसरा उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम HTTPS रादर देन HTTP। इससे आपको ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको एक छोटा सा दिया गया है लीगल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर कौन से लीगल इश्यूज मार्केटिंग के अंदर हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बिजनेस के रिलेटेड कौन से इश्यूज होते हैं, कुछ प्राइवेसी के रिलेटेड कौन से इश्यूज होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कौन से इश्यूज होते हैं, ये आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दिखाया गया है। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे सिक्योर करते हैं उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दूसरे हमारे पेमेंट्स कार्ड के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।